बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आजकल अदालती फैसलों की वजह से अहम तब्दीलियाँ रूनुमा होती नज़र आ रही हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के फैसले को कलअदम करार दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दे रही है, तो दूसरी जानिब निगरान वफाकी हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड में सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी हैं, जिसे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी गैर मामूली अदालती रिलीफ करार दे रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून का कहना है कि ये रिलीफ नहीं बल्कि ताखीरी इंसाफ मिल रहा है और ये हमारे साथ की गई ज्यादतियों का अजाला है। पहले हिफाजती जमानत और अब सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने के लिए अदालतें फैसलों को सियासी जमातें खुसूसन रिलीफ क्यों करार दे रही हैं, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ पीटीआई दौर में तरक्याती प्रोग्राम के पैसे प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है। सामने आने वाली तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने हुकूमती खजाने पर लोग रखे हुए थे जिनका काम अपने मुखालफिन की ट्रोलिंग करना था। मुबैना तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के टैक्स दहिंदगान के 870 मिलियन रुपया 1100 से ज़ायद सोशल मीडिया एहलकारों की टीम के वसी नेटवर्क और प्रोपेगेंडा करने के लिए फ़ंड किए गए ताकि चेयरमैन पीटीआई और तहरीक इंसाफ के इमेज और सियासी मौक़िफ़ को मजबूत किया जा सके। इन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी अंदाज अभी तक मुबहम क्यों है, इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच, साबिक रहनुमा हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। मेरे साथ हैं खुर्रम हमीद रोखड़ी, पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, और मेरे साथ हैं अब्बास अहमद साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। अली गौहर बलोच साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करता हूँ। ये जो नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ मिल रहा है, ये एक ज्यादतियों का अजाला हो रहा है, ये किसी डील का नतीजा है, ये क्या है? ये इसको आप किस तरह बताना चाह रहे हैं? क्योंकि आप लोगों का जो व्यू पॉइंट है वो बाकी की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाय करने को तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि रिलीफ जो है वो तो मिला है चेयरमैन पीटीआई को, और जिस तरह से मिलता रहा है उसकी भी मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा। लेकिन साथ ही साथ ये एक मुसलमा हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से पैनामा का बहाना बनाकर फिर अकामा के ऊपर और साथ ही फिर बेटे के कंपनी से तनख्वाह ना लेने के जुर्म के ऊपर जिस भोंडे तरीके के साथ सजाएं सुनाई गई थी, और जिस तरह से वो जो जज साहब थे जिनकी वीडियोस वायरल हुई कि जिन्होंने इतराफ़ किया कि किन किन प्रेशर्स में उन्होंने फैसले दिए और किस तरह से दिए, मेरा ख्याल है कि इंसाफ का कत्ले-आम जो है वो जिस तरह से उस टाइम पे किया गया उसकी और कोई नज़ीर और कोई मिसाल आपको कहीं कहीं कम ही नजर आएगी। अच्छा, देखें, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, जाहिर है हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, और जाहिर है इलेक्शन का माहौल है, उसके लिए किसी न किसी बात पर तो तनकीद की जाएगी। लेकिन जहाँ पर आप रिलीफ की बात कर रहे हैं, रिलीफ वो होता है जिस तरह से कि चेयरमैन पीटीआई को दिया गया। रिलीफ ये होता है जब किसी मुजरिम को कहा जाए गुड टू सी यू। रिलीफ ये होता है कि जब किसी को ये कहा जाए कि फलां मुजरिम को मर्सिडीज के अंदर बैठाकर अदालत में पेश किया जाए। रिलीफ ये होता है जब किसी मुजरिम को कहा जाए कि इसको रेस्ट हाउस में बिठाया जाए और साथ ही साथ इसकी मुलाकातें करवाई जाए। रिलीफ ये होता है कि जब अच्छा, ठीक, लेकिन अली भाई मुझे अब जरा एक, ठीक है, आपका पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मेरी थोड़ी सी अर्ज सुनिएगा। अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड में सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी गई हैं। एक, आपने वो तो बिल्कुल कहा जो आप कहते हैं वो गलत था, नहीं वो सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो 4 हफ्ते के लिए गए थे
वो वापस 4 साल बाद आए, जिस तरह लाहौर में उनका इस्तकबाल किया गया, जिस तरह CCPO लाहौर और कमिश्नर ने उनको रिसीव किया और उनको आते साथ ही प्राइम मिनिस्टर का तमाम प्रोटोकॉल दे दिया गया। वो जहां पर भी जाते हैं उसी प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं, मरीज से वो हेयरिंग पे आते हैं उसी प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं। अगर वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गलत था या उनका वो उस वक्त लाडला था, तो सर आज तो आप लोग भी लाडले बन गए, ये तो हम सबके सामने फिर यहां है। तो फिर बैलेंसिंग इफेक्ट हो रहा है, ये जो कुछ किया जा रहा है ये बैलेंस करने के लिए सिचुएशन को किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ और एक तारीखी जलसा हुआ और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ, और जाहिर है कि उसकी हमारे सियासी तमाम मुखालफीन को किसी न किसी हद तक तो तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने मुल्क का अरबों रुपया जो है अपने मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी की ट्रोलिंग के ऊपर लगाया और उस जुर्म में शरीक हुए, उनको जरूर तकलीफ पहुंची होगी। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब को जाहिर है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, 3 दफा वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो हुकूमत वक्त का ड्यूटी में शामिल है और उनकी भी जाहिर है जान को खतरात हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं नवाज शरीफ साहब को दाद देता हूँ कि जिन्होंने अदालत में पेश होते हुए सर पर कोई बाल्टी नहीं पहनी, कोई सफेद चादरें उनके इर्द गिर्द नहीं ओढ़ी गई, वो पहले भी अदालतों में इसी तरह से पेश होते रहे, अब भी इसी तरह से अदालतों में पेश होंगे। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया, हमेशा कानून के आगे सरेंडर किया, अपनी बेटी के साथ आए, अपनी एहलिया उस वक्त उनकी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, कानून और आइन के एहतराम में उनको छोड़कर वो अपनी सजा, जो कि मैं समझता हूँ जेली सजाएं थी, और उसके बावजूद उन्होंने अदालतों के आगे आके सरेंडर किया, अदालत के इजाजत से बाहर गए, हुकूमत की इजाजत से बाहर गए। लेकिन अली भाई 4 हफ्ते के लिए गए ना, 4 साल के लिए तो नहीं गए। और जिस तरह अच्छा मुझे जरा ये चीज एक दफा अहमद अवैस साहब, ठीक अली भाई मुझे जरा ये चीज एक दफा टाइम पे जी, लेकिन टाइम अगर टाइम उनको ज्यादा लगा है, उनके हेल्थ के इशू थे, अब भी हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको वो मतलब है कि वो अदालत में दोबारा नहीं जा सकते। मैं आपका पॉइंट आ गया जी, अदालत में गए हैं, अपील की है, फैसला अदालत ने करना है। मुझे आपका पॉइंट आ गया जी, कली खुल जाएगी अहमद अवैस साहब, ठीक हो गया। इससे पहले मरियम नवाज साहबा का भी फैसला हो चुका है। अली भाई आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा अहमद अवैस साहब के पास जाने दीजिएगा। अहमद अवैस साहब, अभी सर मेरा जो एक कमजोर आर्गुमेंट है जिसको अली गौहर साहब बाइंग करने को तैयार नहीं, वो कह रहे हैं कि जी जिस तरह गुड टू सी यू फॉर्मर चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था, या मर्सिडीज भेजी थी, या बाकी चीजें हुई थी, वो गलत था। लेकिन जो फकीदुल मसाद इनका इस्तकबाल किया गया, जिस तरह लाहौर की इंतज़ामिया उनके आगे खड़ी हुई थी, सलूट मारे जा रहे थे, जिस किस्म का प्रोटोकॉल, शायद इस वक्त अनवारुल हक काकड़ साहब का वो नहीं होगा जो नवाज शरीफ साहब का है, वो सब कुछ दिया जा रहा है। ये फ़र्ज़ है उनका, हुकूमत का फ़र्ज़ है उनको देना। वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है, तो जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और ये अदालतों ने ज़्यादती की है जिसके लिए उसको शायद अब अंडू करने की कोशिश की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात जो कुछ वो ऐसा महसूस होता है कि उसको एक कमिटमेंट उससे तय करके उसको यहाँ बुलवाया गया, और यहाँ बुलवाया गया है। अगरचे इसके अंदर जो उससे बाद में बात सामने आएगी कि जिस वक्त वो उसको बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि उसको अभी जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक कॉन्विक्ट है, एक फ्यूजिटिव फॉर लॉ है, बीइंग एब्सकॉन्डर, ठीक है, ऐसे शख्स को आईजी पुलिस और इसी तरह सीनियर ऑफिसर्स बाकायदा सैल्यूट लगा रहे हैं। CCPO लाहौर जी, बताइए ये किसकी तजलील हो रही है? ये पाकिस्तान के आइन की तजलील भी है, ये पाकिस्तानी कौम की तजलील भी है, और ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है कि डेस्पोटिज्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कि जो कुछ जो है, जिस तरह बादशाह सलामत के मुंह से जो लफ्ज निकल जाए वो वक्त का कानून, और वो खुद उस कानून का पाबंद नहीं है। ठीक है, ये सूरत हाल यहाँ पैदा की जा रही है, और ये खतरनाक तरीन सूरत हाल। लेकिन वैसा मुझे फिर ये चीज समझाएं, ये अल अजीजिया और एवन फील्ड की अगर हम बात करें, और ये अपीलें जो उनके खिलाफ अपीलें थी वो बहाल कर दी गई हैं,
वो कह रही है कि जी ये तो मेरिट पे हो रहा है सब कुछ, इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं, मैं भी नहीं कह रहा, लेकिन वो कह रही है ये सब कुछ मेरिट पे हो रहा है और पहले गलत फैसला हुआ था, उस गलत फैसले को अंडू करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये रिलीफ नहीं कोई नून लीग को दी जा रही, कोई। देखिए मेरी बात, गुजारिश ये है कि फैसला किया अदालत ने जी, और फैसले के अगेंस्ट अपीलें दायर हुई, ठीक। अब ये हक तो अदालत ही को है ना, अगर वो डंडी भी मार देते हैं, गलत कर देते हैं फैसला, लेकिन ये फैसला सिर्फ अदालत को हक है कि गलत फैसला हुआ था, ठीक। ये और कौन है कहने वाला कि गलत फैसला हुआ था? ठीक। किस बुनियाद के ऊपर कोई तीसरा आदमी कह सकता है कि फैसला गलत हुआ था? किस बुनियाद के ऊपर एक कॉन्विक्ट एब्सकॉन्डर को आप बेल दे देते हैं, प्रोटेक्टेड बेल, जो पाकिस्तान में कोई नजीर नहीं है, कोई मिसाल नहीं मिलती जिसकी। ओके। तो ये देखिए, और फिर उसके बाद ऐसा लग रहा है कि वो कोई आसमान से अवतार उतरा हुआ है, कि वो उसकी जैसे आवभगत हो रही है, जैसे उसकी शान शौकत के साथ उसको ले जाया जा रहा है। और लाहौर के किला के अंदर जो है जहाज, वो हेलीकॉप्टर से वो उतरते हैं और फिर उसके बाद गाड़ी में बैठ के जाते हैं। कभी ऐसी बेल भी किसी कॉन्विक्ट को, और जो मफरूर भी हो, कभी ऐसी बेल भी आज तक मिली है कि वो वहां से चार दिन तक पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करेगा, वो जलसे भी अटेंड करेगा। हाँ जी। वो जिसके ऊपर तनकीद करनी चाहेगी तनकीद करेगा, जिसको सराहना चाहेगा जो उसके दिल में आएगा वो बात भी करेगा। खुदा का नाम ये नहीं लेते हैं कि ये क्या अदालत जो है, जिसको हम कहते हैं कि जब जज अदालत की कुर्सी में बैठता है तो ही परफॉर्म्स गॉडली ड्यूटी। ठीक। क्या गॉडली ड्यूटी इस तरह परफॉर्म की जाती है? ओके, चलें, मुझे जरा ये चीज, ये तो लोग सही कहते हैं कि ये तो सैटानिक ड्यूटी है जो हो रही है। बिल्कुल ठीक। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब की तरफ मैं जाता हूं। रोखड़ी साहब, दो चीजें, एक ताखीरी इंसाफ मिल रहा है नंबर 1, और दूसरा ज्यादतियों का अजाला किया जा रहा है। जब ये हम दो जुमले जोड़ते हैं तो नवाज शरीफ साहब, उनको जिस पोजीशन में आज वो हैं, जिस तरह की उनके साथ चीज़ें चल रही हैं, और जो सीनियर जर्नलिस्ट तज्जियाकार कह रहे हैं कि वो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आए हैं कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी तो ये कहती है इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अनाउंस कर दें कि वो वज़ीर आज़म है। इस सारे सिनेरियो में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो हम देख रहे थे, वो भी कोई लोग गए हुए थे लेने के लिए, कुछ तो कह रहे थे शायद जहाज भी आप लोगों का था, हेलीकॉप्टर, लेकिन कुछ लोग भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लेने गए हुए थे। तो ये क्या सूरत हाल है, आप समझा दें, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा इस सूरत हाल का। तो आपके दोनों सवालों का जवाब यह है जी कि हम यही जो है ना इल्जामात की सियासत को अरसा दराज से देखते आ रहे हैं, और अब दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए हैं। जी जी। वैक्यूम पैदा होता है, ये हमारा कल्चर है, हमारी पॉलिटिक्स है कि जब हम शेयर में होते हैं तो उस वक्त जो काम हमने करने होते हैं वो करते नहीं हैं, और जिस डायरेक्शन में नहीं चलना होता उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमारा आम आदमी जो है वो मुल्की सियासत डिस्कस करता है, और जो मुल्क की किसी बड़ी जगह पे आता है तो वो इंटरनेशनल मामलात के अंदर चला जाता है, और फिर वैक्यूम जब बनता है तो जब दूसरा आता है तो फिर इल्जामात 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 और हम यहाँ पर बैठकर अदालतों के खिलाफ बात करते हैं, जब बाहर के मुल्क चले जाएं तो वहाँ अपनी फौज के खिलाफ बात करते हैं। ये हमारा एक तरीका कल्चर है। ठीक है। दूसरा सवाल जो आपने किया कि हमारे जो लोग गए हुए थे, तो हम उसको बारहा एलानिया बहुत जगहों पे कंडेम कर चुके हैं कि वो जाना नहीं बनता था, ना हेलीकॉप्टर देना बनता था, और ना जो शख्स दिया था उसका जाना बनता था, और हमने उसको क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया। ये चीज आपको हमारे पास मिलेगी क्योंकि हम आजाद लोग हैं। हम पॉलिटिकल पार्टीज को किसी खानदान की या बादशाह टाइप की विरासत तो समझते नहीं है, तो हमें जहाँ चीज गलत अपनी पार्टी के अंदर भी नजर आएगी, और पार्टी का कोई शख्स भी ऐसा काम करेगा कि जिसके ऊपर हमारी पॉलिटिकल जो जिद्दोजहद है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, तो हम उसको एलानिया कंडेम करते हैं। आपके प्रोग्राम में भी उसको कह रहे हैं कि गलत काम हुआ। क्यों? अच्छा, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ना है। ठीक। लेकिन रोखड़ी साहब, मुझे जरा ये चीज थोड़ी, आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं इस चीज को सराह रहा हूं, लेकिन मेरी जरा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर कीजिएगा, और मेरे ख्याल में यही अंडरस्टैंडिंग लोगों की भी क्लियर होनी है। तरीन साहब का हेलीकॉप्टर और ओन चौधरी रिसीव करने गया, आप लोग कंडेम कर रहे हैं, नोटिस जो भी है, मतलब दीज आर दोज टू पीपल जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई, और उसके बाद नून लीग छोड़ के कैबिनेट ऑन गए वहां पर एंड ऑल दैट। आप लोगों के क्रिटिसिज्म से या आपके कंडेम करने से
फिर क्या हुआ, मतलब उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? नहीं, पार्टी दो बंदों ने नहीं बनाई थी, पार्टी मिलके बनाई जाती है। Okay. ये और हम ये नहीं कहेंगे कि दो बंदे थे और उन्होंने पार्टी बनाई और हम जैसे आए थे और हमें बिठा के नहीं, ऐसे नहीं होता। पार्टी अच्छा। हम सब ने मिलकर, ठीक, और पार्टी बनने की वजूहात, और हम अदल के और कानून, मैं कायल हूँ इस चीज का कि जहां पर जो चीज गलत होगी हम उसको एलानिया गलत कहेंगे, Okay. और ना उसको एक्सेप्ट करेंगे बल्कि उसको डिनाई करेंगे। और मैं बारहा, और हम लोग बारहा इसको डिनाई कर चुके हैं, तो हमारी उस चीज को वजन दिया जाए, माना जाए कि जो हम कह रहे हैं वही हमारा मौक़िफ़ है। Okay. और कोई भी इस तरह का अलायंस, इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट बनती है 6 अलायंसेस होते हैं, ठीक, लेकिन इलेक्शन से पहले कोई भी किसी भी सूरत में कोई भी ऐसी चीज करने की कोशिश करेगा तो हम उसको ना सिर्फ डिनाई करेंगे बल्कि हम जब आपस में बैठते हैं तो उसको शदीद क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इससे हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट को हर जाता है। ठीक। हम फील्ड के अंदर फिर नहीं, लेकिन रोकरी साहब ये तो बात ठीक है, लेकिन मुझे समझाएं फिर इसका एंड रिजल्ट क्या निकला? जब आप लोगों ने कंडेम किया, आप लोगों ने पूछा नहीं पूछा, उसका एंड रिजल्ट कोई वजूहात सामने आई कि क्या वजह थी? कोई वजूहात नहीं है, कोई वजूहात दोस्ती नहीं है। यारी में चले गए कि बस एक शख्स ने गलती की, उसको नहीं करनी चाहिए थी। हमने यही कहा, एंड रिजल्ट ये है कि हम जाके हेलीकॉप्टर तो जब्त कर लें, दूसरी चीज ये है, और तीसरा ये है कि जिसने ये किया उसके ऊपर केस कर दें। ये तो होता नहीं है, लेकिन हमने ये चीज को इस तरीके के साथ किया है कि आइंदा आप ये चीज इलेक्शन हो जाए कभी भी नहीं देखेंगे कि इस तरह की कोई हरकत हो। ओके, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से जिस वक्त वापस तो अब ये जो सियासी मंजरनामा सारा चल रहा है, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक कॉर्नर्ड है, एक को लाडला कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी भी लाडला कह रही है। इस सारी सूरत हाल में इलेक्शंस होने हैं, किस तरह होने हैं, फ्री एंड फेयर होने हैं, और उसमें ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ये इस वक्त कहा जा रहा है कि जी हवाओं का रुख नून लीग की तरफ है तो तमाम हवाएं उधर चल रही हैं। ये क्या माजरा है, इस पे बात करेंगे जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अली गौहर साहब, ज़रा मुझे बताइएगा, मुसलसल अदालती रिलीफ, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिल गई है? क्योंकि इस चीज़ का बहुत सख्त गिला शिकवा पीपल्स पार्टी और बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, और नवाज शरीफ की अपीलें बहाल। अब मौजूदा स्टेटस क्या है उनका, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो? देखें, बुनियादी बात यह है कि नवाज शरीफ के साथ जो है वो ज्यादतियाँ हुई, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, बहुत सारे लोगों की वफादारियां तब्दील की गई, और बिलखसूस उस वक्त के जिस वक्त ख्वाजा साद रफीक साहब की बेल हुई थी और उसमें एक जजमेंट सामने आई थी जिसमें जज साहब ने कहा था कि नैब को ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लोगों की वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब है कि ओपन हैं, सारी चीज़ें खुली किताब की तरह पूरी आवाम के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। और उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब ने कभी भी कोई एनआरओ नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अदालतों के साथ रिव्यू किया, फिर उन्हीं अदालतों के ऊपर एतमाद किया। ओके। और इंसाफ में जिस तरह से कि खुद आपने अभी इंट्रो में भी बोला कि ताखीरी इंसाफ, ये तो ताखीरी इंसाफ होगा। मुझे ये बताएं कि अगर उन मुकदमात में झूठी सजाएं सुनाई गई और आज अदालतों में दोबारा साबित हो जाता है तो फिर उस चीज का अदाला क्या होगा? ठीक। आज नवाज शरीफ साहब फिर एक दफा अदालतों के सामने पेश हुए हैं, क्या कोई उन्होंने किसी और इदारे से कोई रिलीफ लिया है तो वो बताएं। अदालतों के सामने जाना तो मैं समझता हूँ हर शहरी का एक बुनियादी हक है। ठीक है। और हम अदालतों से वो इंसाफ मांग रहे हैं, उन ज्यादतियों का अदाला चाहते हैं, और ना सिर्फ अदाला चाहते हैं बल्कि उन लोगों की भी निशानदेही की, जिस तरह से कि साकिब निसार जैसे लोग, जिस तरह के बंदयाल जैसे लोग, जिस तरह से कि और भी इनमें काफ़ी लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने अदालतों में बैठकर ना सिर्फ अदालतों के तकद्दुस को पामाल किया बल्कि उन इदारों के लिए भी वो मतलब है कि सुबकी का मैं समझता हूँ सबब बने। तो आज अगर हम अदालतों में हैं, जिस तरह से कहा कि मामला तो अदालत के अंदर है और अदालतों ने ही फैसला करना है, तो जाहिर है कि हम अदालतों के सामने पेश हुए हैं। अभी जो चीखों पुकार आ रही है, अभी जो घबराहट महसूस हो रही है, जाहिर है
कि ये तो कहते थे कि नवाज शरीफ साहब अनपॉपुलर हो गए। हाँ। उस अनपॉपुलर लीडर का इस्तकबाल भी लोगों ने अपनी आंखों के साथ देख लिया। मैं कहता हूं कि क्या वो जो लोग आए थे वो किसी सरकारी गाड़ियों के ऊपर बैठकर आए थे? सही। क्या वो जो लोग आए थे क्या वो कोई सरकारी वसाइल उनके ऊपर इस्तेमाल किए गए थे? ये वो कारकुनान थे जो हमारे साथ हमारे हलकों से आए और लोगों ने और मोटरवेज के ऊपर लोग नवाज शरीफ साहब की तकरीर तक नहीं पहुंच सके। जितने लोग जब सरकार के अंदर थे पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया, के लिए बाहर थे। तो हम ये तवक्को करते हैं कि जिस तरह से आज भी पीपल्स पार्टी के चूंकि इस वक्त नुमाइंदा नहीं बैठे हुए जी जी, इस तरह के भुट्टो साहब का जो बात हुई थी उसको भी हम तो आज भी कहते हैं कि वो एक जुडिशियल मर्डर था। ठीक। और उस बात से हम तो इत्तेफाक करते हैं, लेकिन जाहिर है कि पीपल्स पार्टी को भी हम पर तनकीद की बजाय अपनी कारकर्दगी। ओके, पॉइंट आ गया जी। अच्छा अहमद अवैस साहब, सर दो चीज़ें हैं, मुझे ज़रा थोड़ी, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट भी हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे हैं, थोड़ी सी आपने समझाइएगा ताकि लोगों को भी समझ आई। एक, वो कह रहे हैं जी हम अदालतों से रिलीफ मांग रहे हैं, किसी और से नहीं, और ये हक है किसी भी पाकिस्तानी शहरी का। एक, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की ये जो सजा की अपीलें किस बुनियाद पर बहाल की हैं, ये लोग समझने से कासिर हैं। जरा प्लीज हमें ये समझा दें एक दफा। देखिए मैं ये बात करता हूं, लेकिन उससे पहले अली गौर साहब ने जो गौर अफशानी की है मैं उसकी भी बात करूंगा। अली गौर की गौर अफशानी, जी जी, नवाज शरीफ अली उसके साथ जो है नवाज शरीफ के साथ कौन सी ज्यादती की गई है? क्या वो प्रॉपर्टीज जो हैं आज वहां उनके कब्जे में नहीं है? उनकी ओनरशिप में वो प्रॉपर्टीज नहीं है? क्या ये मुल्क गरीब हो गया और ये दोनों भाई अमीर नहीं हो गए? क्या 1980 से लेके 1993 तक इनके टैक्स रिटर्न आपने कभी देखी है अली गौर साहब? 4000, 5000, 7000, 8000 एनुअल रिटर्न, और ये अरबों की प्रॉपर्टी कैसे आ गई? ये मुल्क के ऊपर डाका, जो मुल्क के एक्सचेकर के ऊपर खजाने पे जो डाका मारा गया है वो आपको नजर नहीं आया? क्या इस तरह से देखते हैं, इन आंखों से देखते हैं एक करप्ट आदमी को, एक भगौड़े को, एक एब्सकॉन्डर को, एक कैदी को, और उसका ये इस्तकबाल होता है? ये पाकिस्तान के कौम को आप तजलील कर रहे हैं कि उसकी इज्जत कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं, आपने जिस जिला तमेज तरीके से आपने मंदियाल साहब का नाम लिया और बाकियों का नाम लेके क्या किया उन्होंने? क्या किस अंदाज में वहां पे जो सिलसिले हुए हैं, और जो पार्लियामेंट में बैठ के पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की, और जो तजलील की गई है वहां पर बैठकर, वो आर्टिकल 68 और 69 की वो खिलाफ वर्जी नहीं थी। वो आइन को बलाए ताक रख के, और आप जाके जो है आप लोग जिस तरीके से आके इस वक्त केयर टेकर सेटअप में क्या हो रहा है? कभी आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का केयर टेकर, वो कौमी खजाने के ऊपर अपनी पूरी फैमिली को लेकर सैर करा रहा है? कभी न्यूयॉर्क जा रहा है, कभी वो इंग्लैंड जा रहा है, कभी वो फ्रांस जा रहा है, कभी वो उम्रा कर रहा है, ठीक, इस गरीब कौम के ऊपर। अच्छा, लेकिन अहमद अवैस साहब ये बातें ठीक है आपकी, ये बात जो आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे सर थोड़ा सा जो मेरा सवाल था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ जो सजाएं वो किस तरह बहाल हुई हैं, वो जरा प्लीज समझाएं। ये सब गलत हुआ है। आप देखिए कि जिस तरीके से बेल ग्रांट हुई थी वो भी गलत था। कोई उसके नजीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती उसकी। इसी तरह से एक आदमी जो कि 4 साल दंदनाता फिरा है वहां पर, और यहां पे आके सियासत कर रहा है, और उनको बाकायदा बेल ग्रांट करने में ये उसको सारा इतने दिन दिए गए हैं कि तुम जाके पॉलिटिकल मीटिंग अटेंड करो, ये सब गलत है। ये जो बहाल की गई हैं ये तो अपनी चॉइस के ऊपर वो छोड़ के गए हैं। ठीक, ये बिल्कुल उनकी अपीलें जो हैं बहाल होने वाली नहीं थी। चलो बहाल अगर अपीलें हो गई है, बेल ग्रांट कैसे हो सकती थी उनको? ओके, तो आपके ख्याल से ये गलत हुआ? ये इंसाफ नहीं है। ओके, ये इंसाफ नहीं है। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, ये इंसाफ नहीं हो रहा। ये रिलीफ की जो बात करते हैं, रिलीफ के नाम के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तरीके से जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है वहां पर, ये इंसाफ नहीं है। कहते हैं कि जज जब इंसाफ की कुर्सी पे बैठता है तो वो गॉडली ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन यहां पे जज साहबान लोग कह रहे हैं कि जो ये जज साहबान जिन्होंने जमानतें दी और ये
सारी बातें की हैं, ये गॉडी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये सैटेनिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, ठीक ठीक। मुझे तो मैं सत्यानाश कौम का कर दिया है जो कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। जरा मैं रोखड़ी साहब की तरफ जाता हूँ। रोखड़ी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी सियासत का आगाज़ कब करने जा रही है, अमली सियासत का? क्योंकि अभी तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जितने पीटीआई के थे वो मैं पिछले हफ्ते भी देख रहा था, बल्कि इसी हफ्ते मुनज़्ज़ा हसन ने तो पहले ज्वाइन कर लिया, बाकी के लोग ज्वाइन कर रहे थे। आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? या टीम बी के हिसाब के तरीके से ही आप लोग चलेंगे या फुल फ्लेज तरीके से आएंगे सामने? क्योंकि अगर की मैं बात कर रहा हूं, जनवरी में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो आप लोगों का रोड मैप, आप लोगों की स्ट्रैटेजी, आप लोग किस तरह चीज़ों को लेकर चलेंगे? सूबा जनूबी सूबा पंजाब, उसका क्या सिचुएशन होगी? इसके ऊपर किसी चीज़ पे कोई लाहे अमल नहीं सामने आ रहा। लाहे अमल सामने है जी, हम फील्ड में हैं। आज भी हम सारा दिन इलाके में रहे हैं। अच्छा। अपने भाइयों के साथ हैं, सुबह से लेकर शाम तक। अभी पहुंचा हूँ वापस। अच्छा जी। और इसी तरह बाकी हमारे दोस्त आप की पोजीशन है, जिसका जो हल्का है उसके अंदर वो फिर रहे हैं। इलेक्शन की जो एक्टिविटी है वो हल्के से है, अपने भाइयों से है, अपने दोस्तों से है, अपने अहबाब से है। उनके पास जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उन्हें सुना रहे हैं। तो ये है पॉलिटिकल एक्टिविटी इलेक्शन से पहले जो हमने फुल फ्लैज शुरू की हुई है। ठीक जी है सर। ठीक। और अब आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? बिकॉज कहा यह जा रहा है कि एज ए टीम बी यू विल सरफेस, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि एज अ टीम बी यू शुड सरफेस। मेरा अपना ये व्यू है कि आप लोगों को नहीं करना चाहिए इसे। जी तो नहीं ना सर, हम टीम बी वाले मिजाज ही नहीं है। ये जो टीम बी वाला मिजाज होता है ना एक आदमी का, हमारा मिजाज ही नहीं है टीम बी वाला। हम इंडिपेंडेंट टाइप लोग हैं तमाम। और हम, आप देखिएगा, कोई क्लेम कर दे कि हम उसकी टीम बी हैं, चले कोई एक बंदा ले आए जो कह दे कि हम उसकी टीम बी है। कोई भी पार्टी कह दे, कोई पार्टी इस बात का जबान से कह दे हम उसकी टीम बी है। देखिए सर, पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है उसमें कोई टीम बी किसी की भी नहीं होता। जब बैलेट पेपर छपता है तो उसके ऊपर सबके निशान होते हैं। हाँ, ये फर्क जरूर है कि हम पॉलिटिक्स को जो है वो एक सिमत में लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, कि लान तान गालम गलोच और इन तमाम चीजों से हटकर हम प्रोग्रेसिव मूवमेंट को जारी करेंगे। और हमारा फिर वही कोशिश होगी कि पाकिस्तान जो मुरव्वजा रवायती सियासत है इससे निकलकर उस तरफ जाए कि हम पाकिस्तान को अपग्रेड कर सकें, हम पाकिस्तान को मजबूत कर सकें और हम पाकिस्तान को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज नए दौर के साथ मिला सकें, प्राइवेटाइजेशन हो और जिंदगी लोगों की आसान हो। हमारी जाती जिंदगी नहीं, लोगों की जिंदगी आसान हो। क्योंकि मुरव्वजा सियासत में जाती जिंदगियां बहुत आसान हो जाती हैं और अगले 300 साल 500-600 साल का माल इकट्ठा हो जाता है कि कहीं कोई कमी ना आ जाए। नाम बादशाह के कायल हैं, नाम इस बात के कायल हैं कि खानदान ही रहें और खानदान ही चलाएं। हम तो चाहते हैं कि तमाम, और एक और आपको बात बताऊं, हर पार्टी में बहुत अच्छे लोग मौजूद, सही, आई एग्री, उनको जगह पर लाना उन पार्टीज का काम है। हमारी पार्टी तो हम ये क्लेम कर सकते हैं हम कोई मौरूसी पार्टी नहीं, ना हमारे पास विरासत है। अच्छा, रोखड़ी साहब, मैं लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसको एक डिफरेंट जाविये से आपके सामने पेश करता हूं। शराकते इक्तदार में आप लोग एज अ प्रेशर ग्रुप सामने आ रहे हैं, नॉट एज अ लीडिंग पार्टी। क्यों? लीडिंग पार्टी कौन सी रही है? 40 साल पार्टी को बता अली गौहर साहब बड़े पुरुमीद हैं, वो कहते हैं जी अगली दफा तो कहानी सारी हमारी है। नहीं, अली गौहर साहब मेरे भाई हैं। लीडिंग पार्टी वो होती है जो पूरे पाकिस्तान की पार्टी हो। लीडिंग पार्टी ये नहीं होती। आप नून लीग को पाकिस्तान की लीडिंग पार्टी नहीं समझ रहे। सुन ले अली गौहर साहब, आप भी सुन लें सर, गुजारिश तो सुन ले, अली गौहर साहब भी सुन ले, आप भी सुन ले, बाकी भी सुन ले। पार्टी सर होती है, नेशनल पार्टी वो होती है। अनफॉर्चुनेटली 18वीं अमेंडमेंट के बाद एक ऐसा तरीका चला कि पार्टीज अपने अपने सूबे के अंदर राजी हो गई और पार्टी, ये बड़ी पार्टीज थी और इनका जो था मुख्तलिफ सूबों के अंदर असर रसूख था, लेकिन इन्होंने उस असर रसूख को खुद जाहिल किया। ठीक है। लीडिंग पार्टी इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं है, तमाम सूबों की पार्टीज हैं। तमाम ने इस इलेक्शन के बाद, जब इलेक्शन होगा उस वक्त फिर कहानी नई सामने आएगी और जो जिस मकाम पर अपनी हैसियत के साथ होगा उस मकाम के साथ एक दूसरे के साथ बैठकर मामलात को पाकिस्तान के लिए आगे लेके जाने की हम सोचने के कायल हैं। अली गौहर साहब, ठीक हो,
जी ठीक हो गया। अली गौहर साहब, जरा आई रियली वांट कि आप रिस्पॉन्ड करें। आप लोग तो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग है, कराची से आप लोगों की ट्रेनें आई नवाज शरीफ साहब के लिए, लेकिन जो रोखड़ी साहब कह रहे हो तो कह रहे हैं आप मतलब सूबों की अब जमात रह गई, आप लोग होते थे लेकिन इट्स नो मोर। और वो कह रहे हैं आप लीडिंग पार्टी भी नहीं है, ये जो लाडले आप बने हुए हैं ये लाडले नहीं होंगे, आएंगे रोखड़ी साहब भी आपके साथ उसी सफ के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप अपने अल्फाज रोकड़ी साहब की मुंह में तो ना डालें ना, जो आपकी अपनी जाती राय है। मेरी कौन सी राय हो रही है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। या आपकी ख्वाहिशात हैं या अहमद अवैध साहब की ख्वाहिशात हैं, वो आप रोकड़ी साहब पर मुसल्लत ना करें। देखिए, गुजारिश ये है कि लीडिंग पार्टी का फैसला जो है वो पाकिस्तान के अवाम करते हैं। ठीक, जब जाहिर है पार्टीज इलेक्शन में जाएंगी, पीएमएलएन ने किस किस इलेक्शन में कितनी कितनी सीटें जीती और किस किस तरह से हुकूमत में रहे और कब कब रहे और उस मुद्दत में पाकिस्तान की क्या खिदमत की। हम वाहिद वो पार्टी हैं जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन में उतरते हैं। ओके। और हम ये कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि लोग हमें इंशाल्लाह हमारी कारकर्दगी पर वोट देंगे। ठीक है। लोग हमें जो हमने पाकिस्तान की तारीखियां खत्म की उस पर वोट देंगे। ठीक है। लोग हमें जो हमने पाकिस्तान के अंदर सी पैक जैसे प्रोजेक्ट लेकर आए उस पर वोट देंगे। ओके। लोग हमें जो हमने महंगाई की शरह 4% तक रखी उस पर हमें वोट देंगे। हत्ता के वो लोग हमें जो हमने पाकिस्तान की सलामती को जो नाकाबिले तस्खीर बनाया और जो एटमी धमाके नवाज शरीफ साहब ने किए उस पर इंशाल्लाह लोग वोट देंगे। देखिए, बात यह है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की वो शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान में जो है वो एक रवादारी की सियासत को फरोग दिया, एक तरक्की की सियासत को फरोग दिया, खिदमत की सियासत को फरोग दिया। दूसरा मैं रिस्पॉन्स करूंगा जो अहमद अवैध साहब जो फरमा रहे थे, वो हमारे वैसे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन इंतहाई मादरत के साथ ये हमारा जो कंपैरिजन हमारी लीडरशिप का उस बंदे के साथ तो ना करें जिसने औरतों का नेक्सस बना के फराह गोगी और बुशरा बीबी के जरिए मुल्क चले जातियात को रहने, जिसने 190 मिलियन की करप्शन की है, जिसने 9 मई को पूरे पाकिस्तान में आग लगाई, शोहदा के मुजस्मे जलवाए, उसके साथ हमारा ये कंपैरिजन करते हैं। ये उसके साथ कंपैरिजन करते हैं जिसने पाकिस्तान को जाती दफा भी लूटते हुए कितने के मतलब है कि वो अरबों रुपए जो थे वो मीडिया दूसरी पार्टी का ट्रायल करने के लिए और ट्रोलिंग करने के लिए पाकिस्तान के चोरी की, और खुद केपीके की ये हालत है कि वहां आज तक फोरेंसिक लैब नहीं बना सका, पेशावर को सेफ सिटी का नहीं बना सका। अली भाई, आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा अहमद अवैध साहब से मुझे ये सवाल पूछने दीजिएगा। अहमद अवैध साहब, ये जो पीटीआई दौर में तरक्याती प्रोग्राम के पैसे प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किए गए, ये क्या चीज है? और ये वो इन्वेस्टिगेशन से सामने आ रहा है कि जी 870 मिलियन रुपया ये 1100 से ज्यादा लोगों को दिया गया ट्रोलिंग के लिए और चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई की सारी चीजों को फैलाने के लिए, एक फेक प्रोपेगेंडा को। प्लीज, आई वांट टू हैव योर रिस्पांस ऑन दैट जी। ये देखिए, ये बात ऐसे ही है जैसे वन साइडेड है ना। आप जब इंक्वायरी होती है, दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है, सामने उनको राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर जो सच्चाई है वो निथर के सामने आ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि यकतरफा सारी बात हो रही है। ओके। ये सारी बातें यकतरफा हुई हैं। अभी जिसका अली गौर साहब ने जिसका जिक्र किया, अभी 9th ऑफ मई का जिक्र किया है। 9th ऑफ मई को क्या हुआ था? 9th ऑफ मई को पीडीएम ने, और जिसमें शहबाज शरीफ सर अव्वल में है, उसमें आ जाते हैं, इन्होंने प्लान किया था कि एक ऐसा ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था कि अवाम के साथ ये अवाम की और टकराव करवा दिया जाए आर्म फोर्सेस का। ओके। और बैठ के ये तमाशा देखें और फंसा दिया जाए उसमें इमरान खान को और उसकी पार्टी को। ठीक। ये तो हकीकत सामने आ रही है, बड़ी खुल के अभी और सामने आ जाएगी जिस दिन ये मामला और खोलेंगे और ओपन ट्रायल होगा। अब मिलिट्री ट्रायल वाली पॉइंट आ गया जी। अहमद अवैध साहब, सॉरी मेरे पास टाइम जी बिल्कुल आउट हो गया जी। अहमद अवैध साहब बहुत शुक्रिया, खुरम हमीद रोखड़ी, अली गौहर बलोच साहब बहुत शुक्रिया जी, आप तीनों के टाइम देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ बड़े अच्छे स्टेप्स और डायरेक्शंस दे रहा है। वो क्या स्टेप्स हैं, वो क्या डायरेक्शन है, इस पर बात करूंगा। मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, इलेक्शंस पाकिस्तान में जो होने जा रहे हैं उनका फ्री और फेयर होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो 24-25 करोड़ अवाम है, इसका इस पूरे निज़ाम के ऊपर जो एतबार है वो होना बहुत ज़रूरी है। और वो तब होगा जब उनको नज़र आएगा कि एक बैलेंस्ड और एक न्यूट्रल सेटअप इस पूरे मुल्क में लगा हुआ है। निगरान सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे सामने एक नोटिफिकेशन है, स्क्रीन पे भी आ रहा है। इसके अंदर तौकीर शाह साहब, तौकीर हुसैन शाह, ही वाज BS22 के थे, रिटायर हो गए। ही वाज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त शहबाज शरीफ थे, और अभी ही वाज कंटिन्यूइंग। आज उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है विद 1 मंथ नोटिस, और मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा फैसला है तौकीर शाह साहब का। फाइन ऑफिसर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया। अब वो वर्ल्ड बैंक जाते हैं, अब वो चेयरमैन FPSC लगते हैं, या वो एडवाइज़र लगते हैं विद द स्टेटस ऑफ अ फेडरल मिनिस्टर। दैट्स अ नेक्स्ट स्टेप। लेकिन from the principal secretary of prime minister he has resigned, which is a very good thing. इनके अंदर बहुत सारे लोगों के नाम भी हैं, बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन पीपल। नबील अवान का नाम है, ऑलरेडी PS रहे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ PS हो रहे हुए हैं। इमदाद बुसाल का नाम है, ही वॉज सेक्रेटरी टू CM, क्लीन गाय। मोहिउद्दीन अहमद वानी का नाम है, वंस अगेन चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, नीट एंड क्लीन गाय। फारूकी साहब का नाम है। ये सारे अच्छे नाम हैं एंड दे आर ऑल इन द रन। इसके अलावा भी हो सकते हैं। पॉइंट इज दिस के एक अच्छा न्यूट्रल सेटअप इज मैंडेटरी फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसके साथ साथ आज एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऑर्डर इशू हुआ है जो कि सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को उन्होंने किया है, और उसके अंदर है पोस्टिंग ऑफ द सीनियर फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस ऑफिस लेटर डेटेड 24 October 2023, copy enclosed on the subject cited above. I am directed to state that it was required to send a compliance report. इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपको हमने कहा था सेक्रेटरी स्टाफ को कि कंप्लायंस रिपोर्ट भेजें with regarding transfer postings of the remaining officers. It is once again directed to transfer IG Police Islamabad and Deputy Commissioner Islamabad. ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे लोग जो मेरिट पर हों, जो कॉम्पिटेंट हों, जिनको अर्बन पुलिसिंग का पता हो, those are the people who need, चाहे वो IG इस्लामाबाद हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हो, दोज पीपल जिनका मैसिव एक्सपीरियंस हो अर्बन पुलिसिंग और इस चीज़ के अंदर, दे शुड बी प्लेस्ड। और ये जिम्मेदारी है इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की कि वो देखें कौन से ऐसे अफसरान हैं, चाहे वो पंजाब में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, उनको लाकर प्लेस किया जाए। आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।